हेलो एवरीवन, मैं सुमित। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज हम लोग मौर्योत्तर काल के अंतर्गत उन देसी राजवंशों के बारे में पढ़ेंगे जिन्होंने उत्तर भारत, मध्य भारत एवं दक्कन में मौर्यों के स्थान पर अपनी शासन व्यवस्था को स्थापित किया। इन सभी वंश के शासक ब्राह्मण थे, तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि आज हम लोग ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। ब्राह्मण साम्राज्य। ब्राह्मण साम्राज्य के अंतर्गत 3 वंश आए: शुंग वंश, कण्व वंश एवं सातवाहन वंश। तो उत्तर भारत में मौर्यों के सबसे महत्वपूर्ण देसी उत्तराधिकारी शुंग वंश एवं इसके बाद कण्व वंश हुए, जबकि मध्य भारत एवं दक्कन में मौर्यों के सबसे महत्वपूर्ण उत्तराधिकारी सातवाहन वंश हुए। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले शुंग वंश। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण थे, लेकिन ब्राह्मण होते हुए भी यह मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ के प्रधान सेनापति थे। तो ऐसा क्यों? जबकि ये ब्राह्मण थे तो इनका काम तो था पुरोहित का, तो फिर यह सेनापति कैसे बन गए? कुछ न कुछ तो रीजन रहा होगा। तो चलिए इस रीजन को हम लोग समझते हैं कि अशोक के धर्म नीति अपनाने के बाद उन्होंने यज्ञ के कार्यों पर पूर्ण रूप से रोक लगा दिया था। तो उसी वजह से पुष्यमित्र शुंग ने पुरोहित के कर्म को त्याग कर इन्होंने सैनिक वृत्ति को अपना लिया था और यह बृहद्रथ के यानी मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ के प्रधान सेनापति बन गए। ठीक है, सेनापति बनने के बाद जो है इन्होंने सेनानी की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि? तो सेनानी की उपाधि धारण की थी। ऐसा कहा जाता है कि 185 ईसा पूर्व में मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ सैनिक की निरीक्षण में निकले थे और उसी समय पुष्यमित्र शुंग ने धोखे से बृहद्रथ की हत्या कर दी 185 ईसा पूर्व में, और इस तरह से मौर्य वंश समाप्त हुआ और मगध की गद्दी पर शुंग वंश की स्थापना की। ठीक है, तो शुंग वंश की स्थापना किसने की? तो पुष्यमित्र शुंग ने। कब? तो 185 ईसा पूर्व में। अब बात करते हैं कि अशोक के शासन काल में जो वैदिक धर्म एवं आदर्श एक तरह से उपेक्षित हो गए थे, यानी एक तरह से कह सकते हैं कि जो भी वैदिक धर्म एवं वैदिक आदर्श थे वह समाप्त हो गए थे अशोक के शासन काल में, उसको पुष्यमित्र शुंग ने पुनः प्रतिष्ठित किया, यानी फिर से इन सब चीज़ों को शुरू किया। इस वजह से पुष्यमित्र शुंग के काल को वैदिक प्रतिक्रिया या फिर वैदिक पुनर्जागरण का काल कहा गया है। ठीक है, तो आपसे अगर यह पूछा जाए कि किस शासक के काल को वैदिक प्रतिक्रिया या फिर वैदिक पुनर्जागरण का काल कहा जाता है, तो वह होगा पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल को। और क्यों कहा जाता है? तो इसका भी रीजन यही है। ठीक है, कि वैदिक धर्म एवं आदर्शों को इन्होंने पुनः प्रतिष्ठित किया, इस वजह से इनके काल को वैदिक प्रतिक्रिया या फिर वैदिक पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्नि मित्र के अनुसार पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में विदर्भ का युद्ध हुआ था। ठीक है, और इस विदर्भ युद्ध में किसकी विजय हुई? तो पुष्यमित्र शुंग की विजय हुई। विजय प्राप्त करने के बाद
इस विदर्भ राज्य को पुष्यमित्र शुंग ने 2 भागों में विभाजित कर दिया और इस दोनों भागों को सीमा किसकी बनाई गई? तो वर्धा नदी को। ठीक है, तो इन दोनों भागों के जो नरेश थे इन्होंने पुष्यमित्र शुंग को अपना सम्राट मान लिया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि पुष्यमित्र शुंग का शासन विदर्भ में भी हो चुका था। ठीक है, यानी नर्मदा नदी के तट तक भी पहुंच गया था। अब बात करते हैं हम लोग कि यूनानी शासक डेमेट्रियस एवं मिनांडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। तो हम लोग हिंद यूनानी शासक के बारे में पढ़ चुके हैं कि हिंद यूनानी वंश के बारे में। जो प्रथम हिंद यूनानी शासक थे डेमेट्रियस, जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। लेकिन पश्चिमोत्तर भारत के साथ साथ डेमेट्रियस ने अयोध्या एवं पाटलिपुत्र पर भी आक्रमण किया था। और जब इसने पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था तो उस समय वहाँ के शासक कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग थे। तो पुष्यमित्र शुंग ने डेमेट्रियस को पराजित किया था और फिर डेमेट्रियस के बाद हिंद यूनानी वंश के शासक कौन बने थे? मिनांडर, जिसे मिलिंद भी कहा जाता है। तो फिर यह भी आक्रमण किया था और इसे भी पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को ही बनाया था, लेकिन आगे चलकर विदिशा जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, तो विदिशा के राजनैतिक एवं सांस्कृतिक महत्व बढ़ने के कारण यह जो नगर था विदिशा पाटलिपुत्र का स्थान ले लिया। इसका मतलब यह हुआ कि जो राजधानी शुंग वंश की पहले पाटलिपुत्र थी वह बाद में क्या हो गई? तो बाद में राजधानी विदिशा बन चुकी थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि आगे चलकर क्या हुआ कि विदिशा में जो था राजनीतिक एवं सांस्कृतिक महत्व का विकास होने लगा था, तो इस वजह से। उसके बाद एक तरह से कहा जाता है कि पुष्यमित्र शुंग जो थे वह उत्तर भारत में एक छत्र सम्राट बन चुके थे। ठीक है, और इन्होंने अपनी प्रभु सत्ता घोषित करने के लिए 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। ठीक है, और ये जो 2 अश्वमेध यज्ञ जो इन्होंने करवाया था, तो इस अश्वमेध यज्ञ को किस पुरोहित ने किया था? तो वह पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने किए थे। ठीक है, और यह जो बात है कि पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासन काल में 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए, इस बात की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो इस बात की जानकारी हमें अयोध्या अभिलेख से प्राप्त होती है। कहाँ से? तो अयोध्या में एक अभिलेख है, उसी अभिलेख से हमें इनके 2 अश्वमेध यज्ञ के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, फिर क्या हुआ कि बौद्ध भिक्षु हिंद यूनानी शासकों को मदद करने के कारण, यानी बौद्ध भिक्षु जो थे वे लोग हिंद यूनानी शासक जो भी थे उन लोगों का इन्होंने मदद किया था। ठीक है, तो उसी कारण से पुष्यमित्र शुंग ने बौद्ध भिक्षुओं पर बहुत अत्याचार किया और अशोक के द्वारा बनाए गए 84,000 स्तूपों को नष्ट करवा दिया था। ठीक है, इन 84,000 स्तूपों को नष्ट तो करवा दिए थे, लेकिन इनके बारे में एक बात कहा जाता है कि इन्होंने भड़हुत स्तूप का निर्माण करवाया था। और यह भड़हुत स्तूप कहाँ है? तो यह भड़हुत स्तूप मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अब बात करते हैं कि पुष्यमित्र शुंग के बाद शुंग वंश की गद्दी पर इनके पुत्र अग्निमित्र ने शासन किया। ठीक है, तो अग्निमित्र के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? तो कालिदास के द्वारा रचित या कालिदास के जो नाटक हैं जिसका नाम है मालविकाग्निमित्र, तो मालविकाग्निमित्र के यह नायक रहे हैं। कौन? अग्निमित्र, जो पुष्यमित्र शुंग के पुत्र थे। तो यह नायक जो रहे थे, यह एक तरह का नाटक भी है। ठीक है, जो कालिदास के द्वारा रचित है। तो मालविकाग्निमित्र में
यह नाम को देखिए दो भागों में से डिवाइड कीजिए, एक है मालविका और दूसरा है अग्निमित्र। तो राजकुमारी मालविका एवं अग्निमित्र के प्रेम संबंधों के बारे में उल्लेख किया गया है इस मालविकाग्निमित्र में, ठीक है। और इसके रचयिता कौन है? तो कालिदास हैं। तो यह अग्निमित्र यही है शुंग वंश के शासक, यानी पुष्यमित्र शुंग के पुत्र हैं, ठीक है। इस वंश के अंतिम शासक, ऐसे और भी शासक हुए, कुल मिलाकर कहा जाता है कि शुंग वंश में 10 शासक हुए, ठीक है। लेकिन इसके अंतिम शासक कौन थे? तो देवभूति, ठीक है। देवभूति इसके अंतिम शासक हुए और इसकी हत्या इसके अमात्य वासुदेव ने हत्या करके शुंग वंश को समाप्त किया और मगध की गद्दी पर कर्ण वंश को स्थापित किया, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की जो शुंग वंश से रिलेटेड है। तो शुंग काल में भागवत धर्म का उदय हुआ था। कहने का मतलब जो हम लोग भागवत धर्म पढ़ चुके हैं तो उसमें हम लोग पढ़े थे कि मौर्योत्तर काल में भागवत धर्म का उदय हुआ और सबसे अधिक विकास गुप्त काल में हुआ था, ठीक है। तो बात होती है कि मौर्योत्तर काल में ठीक है उदय तो हुआ, लेकिन मौर्योत्तर काल में भी बहुत सारे वंश आए। तो मौर्योत्तर काल के अंतर्गत किस वंश के शासन काल में भागवत धर्म का उदय हुआ था? तो वह है शुंग वंश के काल में, यानी शुंग काल में ही, मौर्योत्तर काल के अंतर्गत शुंग काल में ही भागवत धर्म का उदय हुआ था और जिसका सबसे अधिक विकास आगे चलकर गुप्त वंश में हुआ था, ठीक है, यानी गुप्त काल में हुआ था। सेकंड पॉइंट देखते हैं हम लोग महत्वपूर्ण कि शुंग काल में ही संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान हुआ था, ठीक है, यानी फिर से संस्कृत भाषा का उत्थान हुआ था। जो संस्कृत काव्य की भाषा थी वह अब लोक भाषा बन चुकी थी इस काल में, ठीक है। और इस काल में संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा? तो वह महत्वपूर्ण योगदान रहा था महर्षि पतंजलि का, ठीक है। महर्षि पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर आधारित महाभाष्य की रचना की थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि इसी काल में अर्थात शुंग काल में ही मनुस्मृति के मौजूदा स्वरूप को जो अभी हम लोग देखते हैं, तो इस मनुस्मृति के मौजूदा स्वरूप की जो रचना जो हुई थी वह कहा जाता है कि इसी शुंग काल में ही हुई थी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखें शुंग वंश के बारे में। अब बात करते हैं हम लोग कि उत्तर भारत में मौर्यों के जो उत्तराधिकारी अर्थात शुंग वंश के बाद जो हुए वह है कण्व वंश। कण्व वंश जिसे कण्वायन वंश भी कहा जाता है, ठीक है। इसके संस्थापक कौन है? तो इसके संस्थापक वासुदेव थे। वासुदेव जो शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति के अमात्य थे अर्थात मंत्री थे और इसने ही देवभूति की षड्यंत्र पूर्वक हत्या कर दी और इस तरह से शुंग वंश समाप्त हुआ और कण्व वंश की स्थापना की इन्होंने, ठीक है। इससे उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है और ना ही इससे उतना क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस वंश के अंतिम शासक कौन हुए? तो इस वंश के अंतिम शासक सुशर्मा थे, ठीक है। यही इससे बस इतना ही आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं हम लोग सातवाहन वंश की, ठीक है। तो इस वंश का जो है समाप्ति कैसे हुआ? तो सुशर्मा की हत्या सिमुक ने की और इस तरह से मगध की गद्दी पर कण्व वंश समाप्त हुआ और सातवाहन वंश की स्थापना की। किसने की सातवाहन वंश की स्थापना? तो सिमुक ने। तो चलिए हम लोग सातवाहन वंश के बारे में पढ़ते हैं। तो सातवाहन वंश जो मध्य भारत एवं दक्कन में मौर्यों के सबसे महत्वपूर्ण देशी उत्तराधिकारी थे, ठीक है। यह न केवल मध्य भारत एवं दक्कन के बल्कि हम लोग कह सकते हैं कि दक्षिण भारत में पूरे के पूरे जो दक्षिण भारत है तो दक्षिण भारत में यह सबसे प्रभावशाली वंश था, ठीक है।
यानी अगर आपसे यह पूछा जाए कि दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली वंश कौन सा था, तो वह होगा सातवाहन वंश। ठीक है, बात करते हैं हम लोग इसके बारे में कि पुराणों के अनुसार सातवाहन वंश लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। ठीक है, और पुराण में सातवाहन वंश को आंध्र भृत्य, आंध्र जातीय या फिर आंध्र सातवाहन कहा गया है। ठीक है, किसमें? तो पुराण में किसे कहा गया है? तो सातवाहन वंश को कहा गया है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं आंध्र भृत्य या फिर आंध्र जातीय, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह हुआ कि सातवाहन वंश के जो शासक थे वह दक्कन के किसी जनजाति के लोग थे जिन्हें आगे चलकर ब्राह्मण बना लिया गया था। ये लोग ब्राह्मण मूल रूप से नहीं थे, ये लोग मूल रूप से दक्कन के किसी जनजाति के लोग थे, इन्हें ब्राह्मण बना लिया गया था। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कि सातवाहन वंश के जो अधिकांश अभिलेख जो प्राप्त हुए हैं वह कहाँ से प्राप्त हुई है? तो वह महाराष्ट्र राज्य से प्राप्त हुई है। ठीक है, अधिकांश अभिलेख। और पुराण में सातवाहन वंश के कुल 30 राजाओं का उल्लेख किया गया है। यानी कहने का मतलब यह हुआ कि पुराण में सातवाहन वंश, मतलब यह कहा गया है कि सातवाहन वंश के अंतर्गत कुल 30 राजा थे, और इस बात का जिक्र कहाँ किया गया? तो पुराण में। ठीक है, लेकिन उन पुराण में से भी मत्स्य पुराण में 19 राजाओं के, सातवाहन वंश के 19 राजाओं के सबसे लंबी सूची का उल्लेख किया गया है। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि किस पुराण में, मान लीजिए कि पुराण से ही रिलेटेड 4 ऑप्शन दे दिया जाए और पूछा जाए कि किस पुराण में सातवाहन वंश के राजाओं की सबसे लंबी सूची का उल्लेख किया गया है, तो वह होगा मत्स्य पुराण। क्योंकि मत्स्य पुराण में हमें सातवाहन वंश के 19 राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि अगर आपसे यह पूछा जाए कि सातवाहन वंश के बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो वह होगा मत्स्य पुराण। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सातवाहन वंश के बारे में, तो थोड़ा हम लोग देख लिए। अब बात करते हैं इसके शासक की। ठीक है, तो कुल ऐसे तो देखा जाए कुल 30 राजा हुए, तो लेकिन इनमें से हम लोग कुछ महत्वपूर्ण शासक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले सिमुक की। ठीक है, सिमुक जिन्होंने कन वंश के अंतिम शासक सुशर्मा की हत्या करके मगध की गद्दी पर सातवाहन वंश को स्थापित किया था। कब? तो 60 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो सिमुक का शासन काल है 60 ईसा पूर्व से 37 ईसा पूर्व तक। तो यह सिमुक जो थे वह सातवाहन वंश के संस्थापक थे। ठीक है, पुराण में सिमुक को सिंधुक या फिर सिप्रक भी कहा गया है। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि सिंधुक या सिप्रक किनका अन्य नाम है, तो वह होगा सिमुक का। और कहाँ पर इनके 2 अन्य नामों का उल्लेख किया गया है, तो वह पुराण में किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब सिमुक सातवाहन वंश की स्थापना की थी, तो इन्होंने अपनी राजधानी, जिसे एक तरह से कह सकते हैं प्रारंभिक राजधानी, तो इन्होंने अपनी राजधानी धानीकटक में बनाई थी। ठीक है, धानीकटक को अपनी राजधानी बनाई थी। धानीकटक जिसे वर्तमान में धरनीकोट कहा जाता है, यानी अब धानीकटक नहीं कहा जाता है, अब धानीकटक का ही नाम धरनीकोट हो गया है। ठीक है, जो अमरावती के निकट में है, यानी अमरावती के पास में ही धानीकटक अर्थात वर्तमान नाम धरनीकोट है। ठीक है, तो यह धानीकटक या फिर धरनीकोट कहाँ पर है वर्तमान स्थिति? अगर मैप पे देखा जाए तो वह वर्तमान स्थिति जो इसकी है आंध्र प्रदेश राज्य में गुंटूर जिला है, उसी गुंटूर जिले में धरनीकोट जगह है। ठीक है, यानी धरनीकोट है जो सातवाहन वंश की प्रारंभिक राजधानी थी। ठीक है, और जो अमरावती के पास में है। तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि अमरावती आंध्र प्रदेश में भी है और अमरावती महाराष्ट्र राज्य में भी है। ठीक है, तो यह अमरावती जो है, यह जो है
आंध्र प्रदेश की बात की जा रही है जो गुंटूर जिले में है, ठीक है। तो इसलिए अगर आपसे यह पूछा जाए कि इसकी प्रारंभिक राजधानी क्या थी, तो हो सकता है कि धानीकटक या वर्तमान नाम धरणीकोट, या हो सकता है कि अमरावती भी आपको दे दिया जाए, ठीक है। तो यह तीनों सही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं उसके बाद सिमुक के बाद हम लोग बात करते हैं सातकर्णी प्रथम की, ठीक है। सातकर्णी प्रथम के बारे में बात किया जाए तो इन्होंने उपाधि जो धारण किया था दक्षिणापथ पति एवं ओ प्रति हत चक्र का उपाधि इन्होंने धारण किया था, ठीक है। इन्होंने विवाह जो किया था वह अमीय वंश की राजकुमारी नैनिका से इनका विवाह हुआ था और नैनिका ने ही नानाघाट अभिलेख को जारी किया था, ठीक है। नानाघाट अभिलेख को जारी किसने किया था, तो इनकी पत्नी सातकर्णी प्रथम की पत्नी नैनिका ने जारी किया था। और इस नानाघाट अभिलेख में हमें सातकर्णी प्रथम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। सातकर्णी प्रथम ने अपनी राजधानी यानी सातवाहन वंश की राजधानी धरणीकोट के जगह इन्होंने पैठन या फिर जिसे प्रतिष्ठान भी कहते हैं, तो इसे इन्होंने अपनी राजधानी बनाई, ठीक है। और ये पैठन या प्रतिष्ठान कहाँ है, तो यह महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में है, ठीक है। महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में। तो अब देखिए, और यही जाकर सातवाहन वंश की वास्तविक राजधानी बन गई, ठीक है। आगे चलकर सातवाहन वंश की यही राजधानी बनी। तो अब देखिए राजधानी से कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो आपको यह क्लियर कर देता हूं मैं कि अगर आपसे यह पूछा जाए एग्जाम में कि सातवाहन वंश की राजधानी कौन सी है, ठीक है, 4 ऑप्शन दिया जाए, अगर उस 4 ऑप्शन में से मान लीजिए कि आपको यह पैठन प्रतिष्ठान नहीं दिया जाता है, ठीक है, या मान लीजिए कि बीपीएससी में 5 ऑप्शन पूछा जाता है, 5वां ऑप्शन ई होता है बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं, ठीक है, क्योंकि वह सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट ऑप्शन माना जाता है। तो मान लीजिए कि यह क्वेश्चन पूछा जाए कि सातवाहन वंश की राजधानी इनमें से क्या है, ठीक है, तो मान लीजिए कि बीपीएससी के एग्जाम में यह ऑप्शन ना दिया जाए, पैठन प्रतिष्ठान नहीं दिया जाए, ठीक है। तो अगर आपको पूर्ण जानकारी नहीं है तो आप क्या ऑप्शन लगाइएगा, ई ऑप्शन लगा के आइएगा, जो कि आपका गलत हो जाएगा। कब गलत होगा, अगर ऑप्शन में या तो धानीकटक या फिर वर्तमान नाम धरणीकोट या फिर अमरावती दे दिया जाए, ठीक है। तो आपको अगर इसके बारे में पता नहीं है तो आप क्या कीजिएगा कि यह ऑप्शन अगर नहीं देखिएगा तो आप ई ऑप्शन लगा के आ जाइएगा कि इनमें से कोई नहीं, लेकिन आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि सातवाहन वंश की प्रारंभिक राजधानी यह थी और बाद में वास्तविक राजधानी यह बनी है, ठीक है। दूसरा बात हम लोग लेते हैं बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर मान लीजिए कि सातवाहन वंश की राजधानी आपसे पूछा जाए और ऑप्शन में, ठीक है, ऑप्शन में आपको जो है यह प्रतिष्ठान भी दे दिया जाए और इनमें से भी एक नाम दे दिया जाए, तो ऑप्शन क्या लगेगा, ऑप्शन ई ऑप्शन होगा, क्योंकि इनमें से एक से अधिक होगा, क्योंकि प्रारंभिक राजधानी और बाद में यह वास्तविक राजधानी बनी, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं कि सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ एवं 1 राजसू यज्ञ करवाया था, ठीक है। इनसे महत्वपूर्ण पॉइंट खत्म हो गया। अब बात करते हैं हम लोग अगले शासक की, हाल की, ठीक है। शासक का नाम क्या है, हाल। तो इनके बारे में जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो इन्होंने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना की थी, इन्होंने खुद की थी, ठीक है। हाल ने ही गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना की थी, किस भाषा में, तो प्राकृत भाषा में, ठीक है। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि गाथा सप्तशती के रचयिता कौन है, तो वह होगा हाल, ठीक है। यह हाल जो थे सातवाहन वंश के 17वें शासक थे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हाल के राज दरबार में, ठीक है, ये जो हाल शासक थे इनके राज दरबार में 2 विद्वान रहते थे जिनका नाम था, ऐसे विद्वान तो और भी रहते थे लेकिन उनमें से 2 विद्वान के बारे में जो है आपको जानना चाहिए। उनका नाम है, एक गुणाढ़ और दूसरा है सर्ववर्मन, ठीक है। गुणाढ़ ने किसकी रचना की थी, तो गुणाढ़ ने वृत्त कथा की रचना की थी, ठीक है, जो प्राकृत भाषा में लिखा गया था। और दूसरा सर्ववर्मन ने कातंत्र नामक ग्रंथ की रचना की थी, जो
संस्कृत व्याकरण थी। यह ग्रंथ जो था यह क्या था, एक संस्कृत व्याकरण था। ठीक है, तो इस तरह से इनसे हम लोग पॉइंट देख लिए। अब बात करते हैं कि सातवाहन वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक, अब तक के सबसे महत्वपूर्ण शासक के बारे में हम लोग बात करते हैं, जिनका नाम था गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो गौतमी पुत्र सातकर्णी का जो है शासनकाल कब से कब तक रहा, तो 106 ईस्वी से, ईसा पूर्व नहीं, 106 ईस्वी से 130 ईस्वी। यहाँ पर भी ईस्वी ही था। ठीक है, आप यहाँ पर भी ईस्वी ही है, यहाँ 37 ईसा पूर्व से 17 ईस्वी है। ठीक है, लेकिन यहाँ 20 ईस्वी से 24 ईस्वी, फिर 106 ईस्वी से 130 ईस्वी। चलिए तो बात करते हैं कि इस वंश का अब तक यह सबसे महत्वपूर्ण शासक हुआ। ठीक है, गौतमी पुत्र सातकर्णी प्रथम शासक हुए जिन्होंने अपने नाम के साथ माँ का नाम जोड़ने की प्रथा शुरू किया। ठीक है, माँ, अपने नाम के साथ माँ का नाम जोड़ने की प्रथा शुरू किया। इनके माता का नाम था गौतमी बलश्री, तो इन्होंने अपने माँ के नाम को ही अपने नाम के साथ जोड़ा था और इस प्रथा को इसने ही शुरू किया था। क्योंकि हम लोग उत्तर भारत के जो भी राजवंश के बारे में पढ़े हैं तो वहाँ पर कहीं भी हम लोग मतलब अपने नाम के साथ माता के नाम को जोड़ने की प्रथा के बारे में नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो इस वजह से यह प्रथम शासक थे जो अपने नाम के साथ अपने माँ का नाम जोड़ने की प्रथा शुरू किया था। जैसे गौतमी पुत्र हो गया, जैसे वासिष्ठी पुत्र हो गया, यह भी एक महिला का नाम है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि इनकी माता का नाम जो कि गौतमी बलश्री था। ठीक है, तो गौतमी बलश्री ने नासिक अभिलेख जारी करवाई थी। ठीक है, और इस नासिक अभिलेख से ही हमें गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो नासिक अभिलेख में ही गौतमी पुत्र सातकर्णी को एका ब्राह्मण कहा गया है। किस अभिलेख में, तो नासिक अभिलेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी को एका ब्राह्मण कहा गया। एका ब्राह्मण कहने का मतलब यह हुआ कि अद्वितीय ब्राह्मण। ठीक है, मतलब गौतमी पुत्र सातकर्णी अपने आप को एकमात्र ब्राह्मण कहे थे, जिसका अर्थ होता है ब्राह्मणों का रक्षक। ठीक है, जिनका अर्थ क्या होता है, ब्राह्मणों का रक्षक। क्यों इन्हें ब्राह्मणों का रक्षक कहा गया, ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं। गौतमी पुत्र सातकर्णी को ब्राह्मणों का रक्षक कहने के साथ साथ इन्हें वर्ण व्यवस्था का रक्षक भी कहा गया था। ठीक है, यानी ब्राह्मणों का रक्षक तो इन्हें कहा ही गया और इनके साथ साथ वर्ण व्यवस्था का रक्षक भी कहा गया। ठीक है, क्यों कहा गया, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि मतलब एक तरह से जो विच्छिन्न चातुर्वर्ण जो थे, यानी एक तरह से हम यह कह सकते हैं कि चातुर्वर्ण कहने का मतलब यह हुआ कि चार वर्णों की व्यवस्था एक तरह से समाप्त जो होने लगी थी। ठीक है, कब समाप्त होने लगी थी, किनके आगमन से, तो शकों के आगमन से। ठीक है, यानी शकों के आगमन से क्या हुई थी कि भारत में चार वर्णों की व्यवस्था एक तरह से समाप्त होने लगी थी, तो इस जिसे चातुर्वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने चातुर्वर्ण को स्थापित किया एवं वर्ण संकर, जिसका अर्थ होता है वर्णों एवं जातियों के सम्मिश्रण, यानी वर्ण संकर को भी इन्होंने रोका। अर्थात वर्णों एवं जातियों का जो सम्मिश्रण होने लगा था तो इससे भी किसने रोका, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने रोका। तो इसी वजह से गौतमी पुत्र सातकर्णी को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा गया। इसी वजह से गौतमी पुत्र सातकर्णी को एका ब्राह्मण अर्थात ब्राह्मणों का रक्षक कहा गया है। ठीक है, तो अब सवाल यह उठता है कि यह जो चातुर्वर्ण का जो कि एक तरह से मतलब कि समाप्त होने लगा था, यानी चारों वर्ण की व्यवस्था समाप्त होने लगी थी, वर्णों एवं जातियों का सम्मिश्रण होने लगा था, तो यह कब प्रारंभ हुआ था? यह जो प्रारंभ हुआ था वह शकों के आगमन से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, शक जो अपने आप को क्षत्रिय कहते थे, लेकिन बाद में फिर क्या हुआ कि शक वंश और सातवाहन वंश के बीच जो है विवाह संबंध स्थापित होने लगा, जिससे क्या हुआ, यह शक जो कि अपने आप को क्षत्रिय कहते थे, यह वैवाहिक संबंध स्थापित होने के बाद जो है यह लोग भी जो है फिर ब्राह्मण में प्रवेश करने लगे, यानी यह लोग भी ब्राह्मण होने लगे थे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि गौतमी पुत्र सातकर्णी का जो साम्राज्य था, इनके साम्राज्य का विस्तार काफ़ी अधिक था। इस वजह से गौतमी पुत्र सातकर्णी को
त्रिसमुद्र पितवाहन कहा गया है। ठीक है, इन्होंने शक वंश के शासक नहपान को पराजित किया था। ठीक है, और इनसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है, गौतमीपुत्र सातकर्णी की जो महत्वपूर्ण उपलब्धि है, इन्होंने कार्ले में, ठीक है, कार्ले में जो है यानी पश्चिमी दक्कन का जो क्षेत्र पड़ता है, तो वहीं पर कार्ले जगह है, कार्ले में ही इसने चैत्य का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो चैत्य किसे कहते हैं? तो बौद्धों के पूजा करने के स्थल को, यानी एक तरह से उनके मंदिर को चैत्य कहा जाता है। ठीक है, तो यह कहाँ पे बनवाए थे? तो कार्ले में बनवाए थे। ठीक है, अब बात करते हैं गौतमीपुत्र सातकर्णी के बाद वशिष्ठी पुत्र पुलुमाइन। ठीक है, तो इनके बारे में बात किया जाए तो पुराण में इन्हें पुलोमा कहा गया है। क्या कहा गया? पुलोमा कहा गया है। और प्रसिद्ध विद्वान टॉलमी ने, ठीक है, इन्हें सिरे पौली मियोस कहा है, जिसका अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ शासक। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कि सातवाहन वंश के जो अंतिम महत्वपूर्ण शासक हुए वह यज्ञश्री सातकर्णी थे। ठीक है, यज्ञश्री सातकर्णी के बारे में कहा जाता है कि इन्हें मतलब यह जो थे समुद्री व्यापार एवं जल यात्रा का प्रेमी थे। ठीक है, कौन थे? तो यज्ञश्री सातकर्णी। कैसे हमें इन बातों का पता चलता है? तो देखते हैं, इनके द्वारा जारी सिक्कों पर जहाज का चित्र अंकित मिला है। ठीक है, इनके द्वारा जो भी सिक्का को जारी करवाया गया था उन सिक्कों पर जहाज का चित्र अंकित मिलता है। तो उसी तथ्य के आधार पर कहा जाता है कि यज्ञश्री सातकर्णी समुद्री व्यापार एवं जल यात्रा का प्रेमी थे। तो इस तरह से कहा जाता है कि सातवाहन वंश का अंत 3री सदी ईस्वी के मध्य में हुआ था। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग सातवाहन वंश से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सातवाहन वंश की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत थी, अर्थात मौर्यों के तरह ही सातवाहन वंश की भी राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत थी। और लिपि क्या थी? तो ब्राह्मी। ठीक है, क्योंकि इनके जो भी अधिकांश अभिलेख मिले हैं सातवाहन वंश के, तो वह भी सभी के सभी प्राकृत भाषा एवं लिपि कौन सी थी? तो ब्राह्मी लिपि थी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि सातवाहन वंश के अंतर्गत प्राकृत भाषा के साथ साथ संस्कृत एवं अन्य लोक भाषाओं का भी विकास हुआ। ठीक है, ऐसा नहीं कि अगर आपसे यह पूछा जाए कि सातवाहन वंश में किन भाषाओं का विकास हुआ, तो वह सिर्फ प्राकृत भाषा ही नहीं होगा, प्राकृत भाषा के साथ साथ संस्कृत एवं अन्य लोक भाषाओं का भी विकास हुआ। क्यों? क्योंकि इस काल में मतलब साहित्य की जो रचना जो की गई थी वह प्राकृत भाषा के साथ साथ संस्कृत भाषा एवं अन्य लोक भाषाओं में भी करवाई गई थी। जैसे हम लोग इसका एक उदाहरण देख सकते हैं कि हाल के राज दरबार में जो सर्ववर्मन रहते थे, इन्होंने कातंत्र की रचना की थी जो संस्कृत व्याकरण थी, अर्थात संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग कहते हैं कि सातवाहन वंश के काल में प्राकृत के साथ साथ संस्कृत एवं अन्य लोक भाषाओं का भी विकास हुआ था। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि ब्राह्मणों को, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि ब्राह्मणों को भूमि अनुदान एवं जागीर देने की प्रथा का प्रारंभ सर्वप्रथम सातवाहन वंश के शासकों ने ही किया था। ठीक है, इससे पहले किसी वंश के शासक ने ऐसा नहीं किया था। तो ब्राह्मणों को भूमि अनुदान या जागीर देने की प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? तो वह सातवाहन वंश के शासकों ने ही किया था। और इस बात की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो इस बात की जो हमें जानकारी मिलती है वह सातकर्णी प्रथम की जो पत्नी थी नैनिका, तो इनके द्वारा जो नानाघाट अभिलेख जारी किया गया था, तो इसी नानाघाट अभिलेख से हमें यह जानकारी प्राप्त होती है कि अश्वमेध यज्ञ करवाने के बाद जो है ब्राह्मणों को भूमि दान में दी गई थी। इसी अभिलेख से हमें यह बात की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि क्या हुआ कि ब्राह्मणों को भूमि अनुदान या जागीर देने की प्रथा का प्रारंभ तो इन्होंने किया, लेकिन इसी प्रथा ने
इसी प्रथा ने भारत में सामंतवाद की शुरुआत कर दी और जिसका सबसे अधिक एक तरह से कह सकते कि विकास जो हुआ वह गुप्त काल में हुआ, यानी सबसे ज़्यादा जो फैला। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं कि सामंतों की यानी सातवाहन वंश के काल में जो है सामंतों की 3 श्रेणियां थी। तो देखते हैं इनके तीनों श्रेणियों के बारे में कि सामंतों की जो प्रथम श्रेणियां थी उन्हें राजा कहा जाता था। ठीक है, सामंत की दूसरी श्रेणी को महाभोज कहा जाता था, जबकि सामंत की तीसरी श्रेणी को सेनापति कहा जाता था। ठीक है, अब बात करते हैं कि सातवाहन काल में जो समाज थी वह मातृतंत्रात्मक समाज थी। कैसे? तो इस काल में माता का महत्व पिता की तुलना में अधिक था। क्यों? क्योंकि इस वंश के जो राजा थे वह अपने नाम के साथ अपनी माँ का नाम लगाते थे, जैसे गौतमी पुत्र, जैसे वशिष्ठी पुत्र, तो इस तरह से। लेकिन सातवाहन राजकुल जो था, तो सातवाहन राजकुल यानी सातवाहन वंश का जो राजकुल था वह पितृतंत्रात्मक था। क्यों? क्योंकि राज सिंहासन के जो उत्तराधिकारी होते थे वह पुत्र ही होते थे। तो इस वजह से वहाँ का समाज तो भले ही मातृतंत्रात्मक था, लेकिन वहाँ का राजकुल पितृतंत्रात्मक ही था। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर जो है यानी सातवाहन काल के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में प्रशासन का काम कौन करते थे? तो ग्रामीण क्षेत्र में प्रशासन का काम गौलमिक करते थे। और यह गौलमिक कौन होते थे? तो गौलमिक जो होते थे वह सैन्य टुकड़ी का प्रधान होते थे। ठीक है, तो आखिर में यानी ये गौलमिक जो होते थे इनकी नियुक्ति क्यों की जाती थी? क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जो है शांति व्यवस्था को स्थापित किया जा सके। ठीक है, इस वजह से। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि सातवाहन काल में जो है किस तरह के सिक्के चलते थे? तो सीसा, पोटीन, कांसा, तांबा एवं चांदी। लेकिन सबसे अधिक किस सिक्के का प्रयोग हुआ? तो सबसे अधिक सीसा वाले सिक्के का प्रयोग हुआ, यानी शीशे वाले सिक्के जो थी उसी मुद्रा का सबसे अधिक प्रचलन था। ठीक है, और उसके साथ साथ इन सभी का भी प्रचलन था। अब बात करते हैं कि ये जो सातवाहन वंश था यह उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत के मध्य सेतु का काम किया था। ठीक है, एक तरह से उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मध्य जो था वह सेतु का काम किया था। ठीक है, अब इससे एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट है कि इस वंश के शासक ने ही महाराष्ट्र के अमरावती एवं आंध्र प्रदेश के नागार्जुन कोंडा में स्तूप का निर्माण करवाया था। ठीक है, अगर यह पूछा जाए कि महाराष्ट्र के अमरावती एवं आंध्र प्रदेश के नागार्जुन कोंडा में स्तूप का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था, तो वह होगा सातवाहन वंश के शासक ने। तो इस तरह से हम लोग ब्राह्मण साम्राज्य को तो देख लिए, लेकिन उसके बाद फिर एक वंश हम लोग और देखेंगे जो कलिंग में जिसका उदय हुआ था और वर्तमान उड़ीसा राज्य में। ठीक है, तो वह वंश कौन सा है? वह वंश है चेदी वंश। ठीक है, यह ब्राह्मण साम्राज्य के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि मौर्योत्तर काल के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, तो चेदी वंश या फिर जिसे महामेघवाहन वंश भी कहा जाता है। ठीक है, और जिसका उदय कहाँ पर हुआ था? तो कलिंग या फिर वर्तमान उड़ीसा में। ठीक है, अब चलिए बात करते हैं कि ये चेदी वंश के संस्थापक कौन थे। तो चेदी वंश के संस्थापक महामेघवाहन थे। ठीक है, तो इसी वजह से चेदी वंश को महामेघवाहन वंश भी कहा गया है। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन की कि 60 से 62वीं बीपीएससी में एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, कि मतलब यह क्वेश्चन पूछा गया था कि खारवेल किस वंश के शासक थे। ठीक है, क्योंकि इसी वंश के जो महत्वपूर्ण शासक यानी प्रमुख शासक खारवेल हैं। ठीक है, तो खारवेल
इनमें से किस वंश के शासक थे? तो उसमें से ऑप्शन था चेदी वंश और एक ऑप्शन और दिया हुआ था, उसका नाम था महामेघवाहन वंश। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आपको जानकारी नहीं है इसके बारे में तो आप क्या करते कि सिर्फ चेदी वंश को लगाकर आ जाते और आप सोचते कि हमारा आंसर तो सही है, लेकिन आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसी वंश को महामेघवाहन वंश भी कहा गया। तो उस ऑप्शन में जो था यह दोनों दिया गया था, यानी उस क्वेश्चन में दोनों ऑप्शन दिया गया था, चेदी वंश भी और महामेघवाहन वंश भी। तो इस तरह से आंसर क्या होता? ई ऑप्शन लगता है, यानी इनमें से एक से अधिक। तो आपको ध्यान रखना है कि इसी वंश को महामेघवाहन वंश भी कहा जाता है। अब बात करते हैं कि इस वंश के जो सबसे प्रतापी शासक यानी प्रमुख शासक, महत्वपूर्ण जो शासक हुए, उनका नाम क्या था? उनका नाम था खारवेल। ठीक है, खारवेल जो इनके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है खारवेल के बारे में, तो वह कहाँ से हमें जानकारी मिलती है? तो वर्तमान उड़ीसा के भुवनेश्वर में उदयगिरी पहाड़ी है, तो इसी उदयगिरी पहाड़ी पर हाथी गुम्फा अभिलेख है। ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख है और इसी हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें खारवेल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसी हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें चेदी वंश या फिर महामेघवाहन वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, यानी खारवेल के जीवन के बारे में, इनका राज्याभिषेक, इनका जो भी जीवन था, इन सभी के बारे में हमें इस हाथी गुम्फा अभिलेख से ही जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, खारवेल जैन धर्म के अनुयायी थे और उदयगिरी पहाड़ी पर, ठीक है, उदयगिरी पहाड़ी पर गुफा का निर्माण करवाए थे। किसके लिए? तो जैन भिक्षुओं के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोगों का मौर्योत्तर काल पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू।